नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग करंट की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पॉलिटी का पूरा देख लिया है कि पॉलिटी में क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था। अभी ज्योग्राफी में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले तो देख लिए थे, कुछ टॉपिक हमने देखे थे इसके पहले से, सातूत वगैरह और उनके ऊपर जीआई टैग क्या मिला हुआ है, पश्मीना शाल कैसे बनती है, वो सब हमने अच्छे से देख लिया था। अभी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कोरोनल होल जो होता है आपका क्या है, ठीक है। तो उसके विषय में जानेंगे। आइए, ज़्यादा समय मूल्यवान है, ना गंवाएं और स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखते हैं पहले खबरों में क्यों है। हाल ही में नासा ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे वाली एक तस्वीर खींची, ठीक, तस्वीर खींची है जो आंखों और मुस्कान जैसी दिखती है, आंखों और मुस्कान जैसी दिखती है। ये देख लीजिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये देखिए, ये ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे टेडी बियर टाइप का, उस टाइप की कुछ है ये, ठीक। इन धब्बों को कोरोनल ऊपर से बिंदी लगी हुई थी इसलिए थोड़ा कोरोनल पढ़ा मैंने। बाकी कोरोनल होल कहा जाता है जो परावैज्ञानिक प्रकाश में देखे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। आमतौर पर सामान्य आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। आगे आइए देखते हैं कोरोनल होल है क्या। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए, ये सूर्य की सतह पर, सूर्य की बात कर रहा है और उसकी सतह पे जाने की बात कर रहा है, पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। सूर्य की सतह है, वहां पर ऐसा क्षेत्र है जहां पर तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र इंटरप्लेटरी स्पेस के लिए खुलता है, जिससे सौर सामग्री तीव्र धारा और गति के साथ सौर तूफान में परिवर्तन हो जाता है, जिसे भूचुंबकीय तूफान कहते हैं। जिनको भूचुंबकीय तूफान नहीं पता है, फिर से सुन लीजिए कि इन क्षेत्रों में कहां, जहां पर सौर हवा अंतरिक्ष में फैली हुई होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र इंटरप्लेटरी स्पेस के लिए खुला होता है, और जिसे सौर सामग्री तीव्र धारा प्रवाह निकलना और गति के साथ सौर तूफान में परिवर्तित हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूचुंबकीय तूफान कहते हैं। इसका तापमान कम होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, तापमान कम होता है, नहीं तो सूर्य की बात आए तो अब तापमान ज्यादा करके आ जाइए। वह अपने आसपास की तुलना में काफी गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें सौर सामग्री कम होती है। कोरोनल होल कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकते हैं। ये अनोखी घटना नहीं है, या कोई अनोखी घटना नहीं है। सूर्य के लगभग 11 साल के सौर चक्र में एक बार यह दिखाई देती है। आगे कह रहे हैं कि कोरोनल होल सौर्य न्यूनतम सोलर मिनिमम के दौरान अधिक अवधि तक हो सकते हैं, और ऐसी अवधि जब सूर्य पर किसी प्रकाश की गतिविधि काफी कम हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कोरोनल होल और न्यूनतम, जिसको बोलते हैं सोलर मिनिमम, जिसको बोला जा सकता है सौर मिनिमम या सौर न्यूनतम के दौरान अधिक अवधि तक हो सकते हैं। एक ऐसी अवधि जब सूर्य पर किसी प्रकार की गतिविधि काफी कम हो जाती है। महत्व की बात करें तो यह पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष के वातावरण को समझने में महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के जो वातावरण है, जो अभी वर्तमान में है, उसको समझने में ये बहुत सहायक है, जिसके माध्यम से हमारी तकनीकी और अंतरिक्ष यात्रा को सुविधा होती है। आगे कह रहे हैं चुंबकीय तूफान क्या होते हैं, जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉम क्या होता है वो देख लेते हैं। सौर तूफान सूर्य के धब्बों, सूर्य पर अंधेरे और क्षेत्र जो आसपास के फोटोस्फीयर, सौर वातावरण की सबसे निचली परत की तुलना में ठंडे होते हैं, से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के निकलने के दौरान उत्पन्न होते हैं और कुछ मिनटों और घंटों तक ही रह सकते हैं, ठीक। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सौर तूफान सूर्य के धब्बों, सूर्य पर अंधेरे क्षेत्र जो आसपास के फोटोस्फीयर, सौर वातावरण की सबसे निचली परत की तुलना में ठंडे होते हैं, पहली चीज। उसके बाद या उससे जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के निकलने के दौरान उत्पन्न होते हैं, कुछ मिनटों और कुछ घंटों तक ये रह सकते हैं। आगे कह रहा है भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र की अनियमितता से संबंधित हैं, जो तब आते हैं जब सौर पवन से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का कुशल आदान प्रदान होता है।
मैग्नेटोस्फीयर की बात अगर हम करें, मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह को हानिकारक सौर और ब्रह्मांडीय कण विकिरण से बचाता है। फिर से सुन लीजिए कि जो मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह को हानिकारक सौर और ब्रह्मांडीय कण विकिरण से बचाता है, साथ ही यह पृथ्वी को सोलर विंड, सूर्य से प्रभावित होने वाली आवेशित कणों के निरंतर प्रवाह से भी सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ये तूफान जिसको हम सोलर विंड कहते हैं में भिन्नता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के प्रवाह, प्लाज्मा और उसके वातावरण में बदलाव लाते हैं। आगे कह रहे हैं भूचुंबकीय तूफान का निर्माण करने वाली सौर पवनें मुख्य रूप से मैग्नेटोस्फीयर में दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाली सौर पवनें पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा में के विपरीत उच्च गति से काफी लंबी अवधि या कई घंटों तक प्रभावित होती हैं। फिर से सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि भूचुंबकीय तूफान का निर्माण करने वाली सौर पवनें, और उसके बाद ये कह रहे हैं ब्रैकेट में मुख्य रूप से मैग्नेटोस्फीयर दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाली सौर पवनें हैं, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद कह रहे हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर है पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के विपरीत उच्च गति से लंबी अवधि कई घंटों तक प्रभावित हो सकती है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो सौर पवनें होती हैं उनकी दिशा दक्षिण की तरफ होती है मैग्नेटोस्फीयर में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सौर पवनें पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं और उच्च गति से होती हैं और काफी तेजी से होती हैं। यह स्थिति सोलर विंड से ऊर्जा को पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में स्थानांतरित करने हेतु प्रभावी है। इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप आने वाली सबसे बड़े तूफान कोरोनल मास इंजेक्शन CMES कहते हैं से जुड़े होते हैं, जिसके तहत सूर्य से 1 अरब टन या उससे अधिक प्लाज्मा उसके एम्बेडेड चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी में आ जाता है। आगे कह रहे हैं CME, जिसको मैंने बताया कोरोनल मास इंजेक्शन, उसी को हम CME, उसका फुल फॉर्म वहां पे है और शॉर्ट फॉर्म यहाँ CME है, CMES। ठीक, का आशय प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के व्यापक इंजेक्शन से है, जो सूर्य के कोरोना सबसे बाहरी परत से उत्पन्न होता है। जो सूर्य की परत है वो बेसिकली सबसे बाहरी परत की बात कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। इस क्षेत्र को कोरोना कहा जाता है। आगे क्या है, मच्छू नदी की बात करते हैं। खबर में क्यों है, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम के लिए, हर बार क्वेश्चन आते हैं, नदियां छोड़ के मत जाइएगा किसी भी कीमत पर। तो नदियों के विषय में देखते हैं। हाल ही में गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर निर्मित सस्पेंशन ब्रिज गिर गया। सस्पेंशन मतलब हिलने डुलने वाला ब्रिज, ऐसे था। ठीक, यहां से ऐसे बना हुआ था और लोग इसी पे चल रहे थे। ठीक, कोई यहाँ पे खड़ा हो रहा होगा, कोई यहाँ पे खड़ा रहा होगा, कुछ यहाँ पे खड़ा रहा होगा, कोई यहाँ पे रहा होगा। तो ये तब हो सकता है जब आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, जिसमें लगभग 135 लोग मर गए। और सस्पेंशन ब्रिज या झूलता ब्रिज जिसे कहते हैं, वर्ष 1877 में मोरबी रियासत के शासक सर वाघजी ठाकुर या ठाकुर बोल सकते हैं द्वारा बनाया गया था। इसे मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति को प्रतिबंधित किया गया, मतलब कि वो उजागर किया गया, दिखाया गया कि हाँ वो कितने वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये सोचिए कि एक झूलता हुआ पुल बना दिया। इसका उद्घाटन 1879 में तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर जो रिचर्ड टेम्पल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको बिल्कुल तैयार करके ही रखिए। फैक्ट जो कहते हैं लोग नहीं आते यूपीएससी में, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अपना मिथ तोड़िए और नींद से जागिए और पानी से मुंह धुलिए और आप यूपीएससी के पेपर को उठाकर फिर देखिए और आपको पता लगेगा कि यूपीएससी फैक्ट का ही खेल है। कंप्लीट फैक्ट ही भरे होते हैं स्टेटमेंट में, इसीलिए तो सबसे टफेस्ट परीक्षा हो जाती है, क्योंकि फैक्ट के साथ स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में 4-4 क्वेश्चन डालता है। उसके बाद उसको आपको कहेगा कि नीचे दिए हुए ऑप्शन को पेयर बना करके देगा कि 1 2 3 सही है, 4 3 ऐसे सही है। आप सोचिए, पहले बार तो क्वेश्चन दिया, उसका पेयर बना दिया और एक एक नहीं 6-6 7-7 स्टेटमेंट तक जहां देगा, फैक्ट नहीं है तो क्या है, सब फैक्ट ही तो आ रहा है। अब एक बात मुझे बताइए,
अगर आपसे सीधा सीधा कोई पूछता है स्टेटमेंट फॉर्मेट में कि हाँ क्या कहते हैं, ये जो नदी है मंचू नदी जो है आपकी, मचछू नदी जो है आपकी, ये नदी गुजरात में स्थित है, गुजरात में है, तो ये फैक्ट नहीं हो गया, एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में डाल देता है वो कि पुलकित लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, 2 राज्य उससे टच होते हैं, तो ये भी तो एक फैक्ट है। अगर फैक्ट नहीं होता तो आप बताइए कि स्टेटमेंट ऐसे फॉर, अब आपको बस टिक करना है कि ये फैक्ट सत्य है या असत्य है। अगर आपने ये पता लगा लिया तो फिर आपका क्वेश्चन आपके हाथों में, और नहीं लगा पाए तो माइनस के 2 मार्क अगर अटेम्प्ट करते हैं और नहीं करते हैं तो वो छूट गया, ठीक है। तो फिर आपकी मार्किंग जो होगी वो 99 क्वेश्चन में होगी। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन है तो 0 क्वेश्चन में मार्किंग होगी और 0 नंबर। तो ये समझदारी के ऊपर आपके है कि क्या करते हैं, तो नींद से जागिए और देखिए। सस्पेंशन ब्रिज, जिसको झूलता हुआ ब्रिज कहते हैं, उसके विषय में बात करते हैं। झूलता ब्रिज एक प्रकार का पुल होता है जिसमें डेक मुख्य पथ को सस्पेंशन तारों के सहारे नीचे लटका दिया जाता है, ठीक है। पुल के दोनों छोर पर ठोस और कड़े गट्ठर 2 या 2 से अधिक मुख्य सस्पेंशन तार या टावर और केबल एकरेज इस पुल के प्राथमिक संरचना के तत्व होते हैं। आगे कह रहा है मुख्य तार टावरों के बीच सस्पेंस्ड झूलता हुआ होता है और एक एंकरज या पुल से ही जुड़ा होता है। डेक मुख्य पथ पर वजन या और उस पर आवागमन करने वाले यात्रियों का भार संभालने का काम वर्टिकल सस्पेंड जो झूलता हुआ है उससे द्वारा किया जाता है। इस डिजाइन से सुनिश्चित होता है कि सस्पेंशन तार पर पकड़ने वाला भार या पड़ने वाला भार दोनों छोर के टावरों पर स्थानांतरित हो जाता है और फिर एकरेज केबल्स के माध्यम से लंबवत संपीड़न द्वारा जमीन पर पड़ जाता है। मतलब एक प्रकार से अगर कहें तो ये साइंस की भाषा में बात की जा सकती है, साइंस को भी यहां से लिंक कर सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इस नदी की, मंचू नदी। मच्छू नदी बेसिकली आधा चा लगा हुआ है, तो हिंदी मीडियम में यही एक समस्या है कि हिंदी मीडियम में आपको बाकायदे जब आप लिखने पे जाएं, अभी लिखें मच्छू नदी की बात करें तो आप सोचिए इतना टाइम लगा, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखना हो तो अभी बहुत तेजी से कर सकते हो। तो बस लिखावट का ही फेर है और थोड़ा कंटेंट का पड़ता है, बाकी हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं है। 20 क्वेश्चन वो 2 घंटे में 3 घंटे में जो बंदा लिख लेगा, हिंदी मीडियम वाले 16-17 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। और 3 क्वेश्चन आप सोचिए, अगर प्रति पेपर 3 क्वेश्चन निकाल लें आप मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है और 12-12 नंबर के क्वेश्चन है, 36 नंबर आपके कम हो गए एक पेपर में। इसी प्रकार से भैया ये भी तो देखो कि 4 जीएस के पेपर हैं, तो 4 जीएस के पेपर में आपने 3-3 निकाल दिया। अब आप सोचो कि सीधा कि 4 पेपर है, 12 क्वेश्चन निकाल दिया, और आप सोचो कि एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, 144 नंबर, तो आप डायरेक्ट पीछे हो गए। आप अगर एग्रीगेट छोड़ते हो तो, एग्रीगेट वैसे छोड़ता नहीं है कोई, इतना नॉर्मल बता रहा हूं, 144 नंबर तो आप ऐसे पीछे हो गए। और ऐसे वैसे भी सब कर लेते हैं, और जो है ये ऑप्शनल में सभी कर लेते हैं। मैं कहता हूं चलो आप कंप्लीट नहीं छोड़ते हो, 5 ही क्वेश्चन छोड़ते हो, 5 क्वेश्चन छोड़े, तो 5 क्वेश्चन छोड़े तो आप एक बात बताओ कि अगर आपको टेबल आती होगी तो 12×5 60 नंबर तो आप पहले ही उनसे पीछे हो। और आपकी मार्किंग भी जब वो देखी जाएगी तो आपने उस लेवल पे लिखा भी तो नहीं होगा। कंटेंट मैंने बोला ना, दूसरा पॉइंट कंटेंट भी थोड़ा आपको डेवलप करना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम के मुकाबले, थोड़ा सा अच्छे से। बस ये 2 एरिया हैं जहां पे लोगों को फोकस करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक रिजल्ट होने लगेगा। तो आप ये 60 पहले इनके बराबर ले आओ। रिजल्ट बराबर लाने का 2 ही तरीका है। पहले 60 ये जो आप छोड़ रहे हो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पहली शर्त है, इतनी प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज कंटेंट का मतलब ये है कि आजकल तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में सारे कंटेंट वैसे ट्रांसलेट करके आने लगे हैं, तो आपको इतना रिवीजन करना है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। आप इंग्लिश मीडियम वाले से ज्यादा ही करके आओ। निबंध में क्यों इंग्लिश मीडियम वालों के नंबर नहीं आते, हिंदी मीडियम के ज्यादा आते हैं? क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे हैं हिंदी मीडियम में है, ठीक है। तो कंटेंट की बात है, तो 2 ही चीज पे अगर आपने फोकस कर लिया, किसी ने भी कर लिया, तो मेरा मानना है कि अच्छे से हो जाएगा। सेम चीज प्रीलिम की है, प्रीलिम में हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं होता, क्योंकि कंटेंट लगभग सेम है। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, रिवीजन कर लिया, तो भैया आपका हो जाएगा। तो वही सेम चीज आगे देख लेते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में
मदला पहाड़ी, याद रखिएगा मदला पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर है, ठीक है। पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में 141.75 किलोमीटर तक बहते हुए समाप्त हो जाती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी असोइया, रसोइया से नाम याद रखिए। एक तो बेटी है, दूसरी बात है असोइया। रसोइया अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छे से पता होगा, तो रसोइया नाम याद रखिए। उसके बाद है जम्बूरी, उसके बाद है जम्बूरी, उसके बाद है बेनिया, बनिया, बैनिया, जैसे होता है ना गाँव में जो धान गेहूं खरीदने वाले होते हैं ना, वो उनको ऐसे बोला जाता है। अब पर्सनली मत लीजिएगा कि किसी को कुछ बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। मच्छोरी, मच्छोरी, छिछोरे लोग जो होते हैं, महा, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो मैंने अपने हिसाब से बनाने का प्रयास किया है। पहली चीज बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद रसोई, असोई, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका बेनिया, उसके बाद आ गया मच्छोरी, मतलब जो लोग छिछोरे होते हैं जिनके लिए रोमियो स्क्वाड बनाया है यूपी ने, उत्तर प्रदेश, उनके नाम से याद रखिए। महा, आप बहुत महान है, इस टाइप से कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। बांध की बात करें अगर तो सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई है तो इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। मोरबी जिले का महत्व की बात करें तो सिरेमिक उद्योग यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट पीसीएस एग्जामों के लिए। मोरबी सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के सिरेमिक का लगभग 70% मोरबी में ही उत्पादित किया जाता है और यहाँ निर्मित सिरेमिक टाइल्स मध्य पूर्व, पूर्व एशिया, अफ्रीका के देशों में निर्यात की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, ये है, ठीक है। फोर्स एट द प्ले, ये है आपका कंप्रेशन, ये कुछ पुल है आपका, इसी टाइप का आपका बना होता है, ठीक है। सिग्नेचर ब्रिज आपने देखा हो तो हो सकता है उस टाइप में तो शायद नहीं है, लेकिन ऐसा ही बना होता है। वहाँ यहाँ पे तो बीच में भी लोड दिया हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके 3-4 जगह पे, तब शायद ये घटना ना होती, ठीक है। क्या है, पाटन पटोला, पाटन पटोला, नाम मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, पाटन पटोला, तो याद करने में भी आसानी होगी। तो न्यूज में क्या है, हाल ही में G20 सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के प्रीलिम एग्जाम में D20 से पक्का आएगा ही आएगा क्वेश्चन। G20 की शेरपा मीटिंग अभी उदयपुर में गठित हुई है और उसके जो फुल टाइम के CEO जो नियुक्त किए गए हैं, पूर्णकालिक सदस्य जिसको बोल सकते हो आप, वो अमिताभ कांत ऐसे कुछ करके उनका नाम है। तो ये बहुत जरूरी है, आप याद रखिएगा। हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्टाफ भेंट शुरू प्रदान किया है। G20 का सम्मेलन भारत में होने वाला है 2023 में। पाटन पटोला क्या है, पाटन पटोला एक दोहरे इकत से बुना हुआ कपड़ा है जो आमतौर पर पाटन उत्तरी गुजरात में रेशम से बनाया जाता है। इकत की बात करें, इकत बुनाई से पहले ताने और बाने के धागों की प्रतिरोध रंगाई से बनते हैं। वर्ष 2013 में जिसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है, भौगोलिक संकेतांक जिसको बोलते हैं। शुद्ध रेशम में बुने गए दोहरे इकत या पटोला की प्राचीन कला 11वीं शताब्दी की है, ये भी याद रखिएगा। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पहले की है। आगे, इस विशिष्ट गुणवत्ता की उत्पत्ति बुनाई से पहले ताने और बाने पर अलग अलग रंगाई या गांठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीकों में होती है, जिसे बंधनी के रूप में भी जाना जाता है। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखते रहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो, चाहे वो सीसैट का हो, चाहे वो फिर आपका क्या कहते हैं जीएस का हो। सीसैट के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सब के आपको अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो जो मैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूं। जो सीसैट से बहुत डरते हैं, अगर बीए में किए हुए हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स से सामना नहीं है और जो इनका सामना भी है उनको लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि आजकल ये सब बराबर हो गया है। जो इंजीनियरिंग में रहे हैं, मैं खुद सीसैट का भुक्तभोगी रहा हूं। सीसैट मेरा डिस्क्वालीफाई रहा है, जीएस में पास हुआ हूं और बहुत अच्छे मार्जिन से रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 40-50 नंबर रहे, जीएस में क्वालिफाई रहा हूं और सीसैट रुका। तो मैं अपने लिए भी मैं बता रहा हूं, मैंने भी जो किया था वो आपको लिए बता रहा हूं कि सीसैट के लिए आप सिंपल सी बात है कि सीसैट के जितने भी पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनका सीक्वेंस निकालिए और रीजनिंग का रीजनिंग, मैथ का मैथ अलग अलग करके वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को एक जगह पर कलेक्ट करके सॉल्व कर डालिए। सारे क्वेश्चन को एक ही जगह पर करिए
और कलेक्ट करके उनको कम से कम 10 से 15 बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगर सीसेट पास होना चाहते हैं तो जस्ट पास होने के लिए बता रहा हूं मैं, और जो भी पास होते हैं ना, किसी का 71 होता है, किसी का 70 होता है, ठीक है, और हमारा खुद का 56 था। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ट्रस्ट करिए, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के लगाकर छोड़ मत दीजिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, सेम ही क्वेश्चन को रिपीट कर देता है और बस उसका पैटर्न थोड़ा अलग से चेंज कर देता है, एक डिजिट चेंज कर देता है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। और बाकी सीसेट की थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। अब तो टाइम आ ही गया है और अभी से लग जाइए, सोचिए कि 15 दिन रह जाएगा तो करेंगे, तो फिर से वही भुक्तभोगी होंगे, बाकी हम तो हैं ही, ठीक है। इस अब आगे देख लेते हैं, बंधनी के रूप में भी जाना जाता है। इस अजीबो गरीब विशेषता की उत्पत्ति रंगाई और गांठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीक से हुई है, जिसे बुनाई से पहले अलग अलग ताने बाने पर बंधनी के रूप में भी जाना जाता है। पटोला कपड़ों में जो होता है वो दोनों तरफ रंगों और डिजाइन की समान तीव्रता होती है, ठीक। पटोला शीशम और बांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें का है ये शीशम और बांस, उसमें थोड़ा आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लिंक करना अगर आप सीख गए ना तो आप ये मान के चलिए कि ऑटोमेटिकली एग्जाम निकल जाएगा। लिंक करिए और जितना दिमाग यहां चला रहे हैं ना वहां पर भी चलाइए, और एक एक चीज को, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वहां पर जब आप पेपर कर रहे हो ना तो एक एक चीज को अंडरलाइन करिए और 1 मिनट तक कम से कम सोचिए एक क्वेश्चन पे। अगर आप 1 मिनट तक एक क्वेश्चन पे सोचते हैं और सपोज दैट 2 मिनट लगाते हैं एक क्वेश्चन पे, तो 120 मिनट देता है यूपीएससी, और आप मान के चलिए कि 1 समथिंग प्लस में आपको मिलता है समय, लेकिन आप 2.5 मिनट ले लीजिए और सोचिए, मार्क करिए, उसके बाद उस पर आंसर लगाइए। अगर आपने सपोज दैट 60 क्वेश्चन भी 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके करेक्ट कर दिए तो मेरिट तो 45 पे ही जानी है ना, 45 से 50 ही जा रही है। और सेम चीज सीसेट के साथ में भी आपको यही करना है, ठीक। तो ऐसे टिक करके हुए, मार्क करते हुए आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, अगर अभी भी आप सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वगैरह तो, ठीक। तो कह रहा है कि शीशम और बांस की पट्टियों से बने आदिम हाथ से संचालित हर्न्स करघे पर बुना जाता है और करघा एक स्लैट पर स्थित होता है। आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रक्रिया या जो प्रक्रिया है या प्रक्रिया श्रम गहन, समय लेने वाली है और इसके लिए उच्च स्तर के कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 6 गज की एक साड़ी के लिए ताने बाने की धागों पर डाई डिजाइन तैयार करने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, ठीक। आगे कह रहे हैं, जबकि पटोला रखना और पहनना गर्व की बात मानी जाती है, वहीं इसकी ऊंची कीमत के कारण यह कपड़ा आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। इस कला के प्रमुख कलाकारों में से एक पाटन का सल्वी परिवार है। सल्वी परिवार, पाटन का सल्वी परिवार इसके लिए फेमस रहा है, ठीक है। तो अगर सल्वी परिवार, सल्वी के विषय में कभी एग्जाम में आ जाए तो ये मत समझिए किसी प्रकार का कुछ और है, वो परिवार के नाम की बात कर रहा है। अन्य आमतौर पर पहचाना जाने वाला पटोला राजकोट पटोला है, जो एक सपाट करघे पर बुना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंडोनेशिया पटोला का प्रमुख खरीदार हुआ करता था, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, सितरंग चक्रवात, ये एक नाम है। सितरंग चक्रवात खबरों में क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं, जो भी आपको काम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी हो अपने लेवल की आप इसमें से निकाल लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, ग्रहण करके एग्जाम पास होकर निकल जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।